Assalamu alaikum everyone. Myself Mubarak Arif and I welcome all of you to my YouTube channel Botanist World. Please do follow my channel for the future updates. If you are new at my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon for the future updates. Let us move towards the topic. Today the topic under discussion is carbohydrates. So, before moving upon the main topic, we have to be familiar with the term biomolecules. What actually the biomolecules are? Biomolecules are those molecules that occur naturally in the living organisms. These are categorized into two categories. One is organic molecule and other is inorganic molecule. Organic molecules are the carbohydrate, protein, lipids and the nucleic acids, while the inorganic molecules are carbon dioxide, water, acid, bases and salts. So, now the question arises, why the carbohydrates are named so and what actually the carbohydrates are? Carbohydrates are actually the hydrates of carbon. These are इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहा जाता है, इसको हमने डिस्कस करना है कि हमें पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं. जब हम इनका जनरल फार्मूला देखते हैं तो दीज आर एक्चुअली द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. मीन्स कार्बन इज प्रेजेंट इन वन रेशियो and hydrogen is present in 2 and oxygen is present in 1 ratio. It means that hydrogen H2 and oxygen O makes a water molecule. यानी ये एक water molecule बना रहा है H2O और वो किसके साथ अटैच्ड है, लिंक्ड कर रहा है कार्बन के साथ. So H2O is actually hydrates and which is linked with carbon. So it is actually the hydrate of carbon. जब हम इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें कार्बन हैज N ऑन इट्स लोअर साइड. जो N है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स जो अटैच्ड हैं और इसको एक मॉलिक्यूल को बनाने में यूटिलाइज्ड हो रहे हैं तो वो कितने हैं. ठीक है. अब कार्बोहाइड्रेट्स का सेकंड नेम क्या है, सैकराइड्स. इनको सैकराइड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं. व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द केमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकली हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे. सो दे आर पॉली, हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन. पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एल्डिहाइड मीन्स कि एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड हो या कीटोन ग्रुप अटैच्ड हो. अब एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो क्या बना देगा, एल्डिहाइड ग्रुप. और जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप से अटैच होंगे, मीन्स कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, तो वो क्या बनाएगा, कीटोन ग्रुप. सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स. अब हम इनकी प्रेजेंस देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ कहाँ इनकी अकरेंस है. नेचुरली अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स में. सेल्यूलोज ऑफ वुड यानी वुड की जो सेल्यूलोज होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. कॉटन में, कॉटन इटसेल्फ इज अ प्योर सेल्यूलोज. पेपर में, और पेपर किस चीज़ से, कॉटन से लिंक्ड होता है. और रूट ट्यूबर्स, root tubers means just like that of potato and many other, sugarcane and milk. On the basis of classification, carbohydrates are categorized into 3 categories named as monosaccharides, oligosaccharides and the polysaccharides. Monosaccharide is the first class of the carbohydrate. Mono mean one and the saccharide, as we have discussed earlier, is sweet in taste. So monosaccharide means one
sugar or the simple sugar. So they are named as simple sugar. They are sweet in taste. They are soluble in water. And here is the major point, they cannot be hydrolyzed. इसका क्या मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमने डिस्कस किया कि ये सिंपल शुगर होते हैं. सो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स नहीं है. मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं है, ये सिंपल शुगर्स हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स जो सिंपल शुगर है, तो वो अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा तो ही वो सिंपल में कन्वर्ट किया जा सकता है. लेकिन ये क्यों नहीं हाइड्रोलाइज किए जा सकते? क्योंकि ये एज इट इज सिंपल शुगर है, इसलिए ये फर्दर और सिंपलर फॉर्म में हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकती जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है. हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू इनका ब्रेक डाउन होता है. इनके अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 to 7 इनके अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. और इनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को? नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे या फंक्शनल ग्रुप की बेस पे. इधर कुछ एग्जांपल्स दी हुई है कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेक्राइड्स की. जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, जेनरिक नेम यानी इनके नेम्स कौन कौन से इनको दिए जाते हैं, सिंपलर लैंग्वेजेस में इनको किन नेम्स में से बुलाया जाता है. उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ एल्डोज. एल्डोज मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा इनके साथ अटैच्ड है और कीटो ग्रुप कौन सा अटैच्ड है, उनकी क्या एग्जाम्पल्स हैं. जब कार्बन एटम 3 होंगे तो हम इनको कहेंगे ट्रायोसिस, और इसमें एग्जाम्पल एल्डोज की आ जाएगी ग्लिसरल एल्डिहाइड और कीटोज की आ जाएगी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. इसी तरह जब 4, 5, 6 और 7 कार्बन एटम अटैच्ड होंगे तब हम इनको कहेंगे टेट्रोसिस, पेंटोसिस. 6 के लिए कहेंगे हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस. और जो मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ये 6 कार्बन एटम्स के हैं जो मोनोसेक्राइड जो डिस्कस किए जाते हैं. एज एन एग्जाम्पल ग्लूकोज एज एन एल्डोज शुगर एंड कीटोज में फ्रक्टोज को डिस्कस किया जाता है. सो glucose is an aldose sugar, as we have discussed earlier that it has an aldehyde group attached on it. इसको कॉमनली ग्रेप शुगर भी कहा जाता है. ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और नेचुरली ये ऑल फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है. ऑन रिडक्शन इट फॉर्म्स अल्कोहल और सॉर्बिटोल. अब यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस किया गया है कि ये रिडक्शन में एल्डोज और अल्कोहल और सॉर्बिटोल में कन्वर्ट हो जाती है. अब रिडक्शन क्या होती है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे. मींस कि वो खुद ऑक्सीडाइज का मतलब कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे और दूसरे को गेन करवा के उसको रिड्यूसिंग में कन्वर्ट करें. इसमें ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स 7.17 किलो कैलोरीज पर एनर्जी जब इसकी सिंथेसिस की जाएगी. अब जो ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो होती है कार्बन नंबर 1 और 5 के दरमियान. कार्बन नंबर 1 और 5 के दरमियान जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा. अब ग्लूकोज 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रिंग फॉर्म में भी और ओपन चेन फॉर्म में भी. नेक्स्ट वन इज ओलिगोसेक्राइड. Oligosaccharide is less sweet in taste as compared to the monosaccharide. These are less soluble in water as compared to monosaccharide. These are the reducing sugar. जब 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे. मीन्स कि वहाँ पे सिंपलर शुगर थी तो और ये कॉम्प्लेक्स शुगर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं. जब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो वो एक ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल बनाएंगे. इनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है कि जब वाटर की रिमूवल होती है किसी 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और वाटर की रिमूवल होती है
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान या कोई भी तो उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह रहे हैं। इसमें एग्जांपल्स अगर हम ओलिगोसेक्राइड्स की देखें, इसमें डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड में दो कैटेगरी फर्दर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज। और ट्राइसेक्राइड में रेफिनोज, स्टेकियोज एंड द रेमिनोज। माल्टोज अब एक डाइसेक्राइड शुगर है और इसमें इसको अल्फा 1,4 माल्टोज शुगर भी कहा जाता है। इसको माल्ट शुगर भी कहा जाता है। ये रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे, क्योंकि इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये अल्काइल ग्रुप्स को जिसके पास फ्री अल्काइल या कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको भी रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है? जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में यूनाइट होते हैं, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो वो एक माल्टोज शुगर बनाते हैं। और ये कितनी कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है? इसका फंक्शन क्या है कि 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसको? ब्रेन को और आरबीसीज को। ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इसके यहाँ कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पे जब बॉन्ड फॉर्मेशन नंबर 1 और 4 के दरमियान में होगी, यानी यहाँ से वाटर की रिमूवल हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? माल्टोज शुगर को कन्वर्ट करेगा, यानी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक माल्टोज शुगर बना रहे हैं। इसी तरह हम लोग लैक्टोज को डिस्कस कर लेते हैं। लैक्टोज क्या है? इसका पाउडर शुगर इसको कहा जाता है। इसका बीटा डी ग्लैक्टोजीन 1,4 ग्लूकोज कहा जाता है। सेकंड नेम इसका केमिकल नेम क्या है? ये इटसेल्फ इज अ रिड्यूसिंग शुगर है, यानी इसके पास भी फ्री अल्काइल और कीटो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक लैक्टोज मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट होंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक लैक्टोज मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखा जाए तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और कार्बन नंबर 4 पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे देखें तो 1 और 4 पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो ये क्या बना रहा है? एक ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहे हैं एक लैक्टोज मॉलिक्यूल को। उसके बाद है सक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है। इसका कॉमन नेम टेबल शुगर भी है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मीन यानी ये रिडक्शन में हेल्प नहीं कर रही होती। 1-2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कार्बन नंबर 1 और 2 पे बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल यूनाइट होगा तो ये क्या बना रहा है? एक सक्रोज मॉलिक्यूल। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? शुगर केन में प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल अगर हम रोल देखें कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं किसका? फोटोसिंथेसिस का। जब भी हम लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह का टॉपिक, तो उसमें ये बताएंगे कि जब कैल्विन साइकिल वगैरह रन किया जाता है तब वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स मेन रोल प्ले करते हैं। ये मेन रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, यानी सेल वॉल की फॉर्मेशन में। जो सेल वॉल होते हैं उनमें जब उनकी कंपोजिशन देखी जाए तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एनिमल सेल में सेल वॉल कहाँ पे होती है? प्लांट्स में होती है। एनिमल सेल में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये अपना रोल प्ले करते हैं। और बैक्टीरियल सेल वॉल। Thank you very much for your attention. That's all from my side, and hope so you understand. If there is any question, please ask in the comment section. Allah Hafiz.